ये वीडियो बुक रीडिंग का है, चैप्टर नंबर 14, कास्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड द कास्टिंग प्रोसीजर, फिलिप्स। The lost wax method has been used to fabricate the process made of the metal, ceramic and the polymer। एक सिंपल सी बात है जो कि क्राउन बनता है मेटल का बने या सिरेमिक के बने, तो वो लॉस्ट वैक टेक्निक को यूज़ करके बनता है। एक सिंपल सी बात बोली है। ऑल्दो द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसेस इज द सेम फॉर द ऑल द 3 क्लासेस ऑफ द मटीरियल, इन तीनों में से सबका एक ही होता है। There are the distinct differences unique to each material, blah blah, not so important. The process requires a dye that duplicate the oral tissue, needing a replacement or the processes। एक हमें डाई चाहिए होती है। हमने क्राउन कटिंग करने के बाद उसका इम्प्रेशन लिया और हमने उसकी नाप ले ली और उसका हमने कास्ट बना लिया। दिस इज़ कॉल्ड डाई। इसमें किसी की भी क्राउन कटिंग नहीं हुई ये एक ऑर्थो पेशेंट की डाई है। तो यहाँ पे क्राउन कट स्ट्रक्चर मिलेगा, तो वही डाई है। द प्रोसेस रिक्वायर्स अ डाई दैट रिप्लिकेट्स द ओरल टिश्यू, नीडिंग अ रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोसेसेस। अ वैक्स पैटर्न ऑफ द प्रोसेसेस इज बिल्ड ऑन द लेबोरेटरी इनडायरेक्ट डाई बाय कार्विंग द वैक्स टू द एग्जैक्ट डायमेंशन। अब मान लिया इस दांत की अगर क्राउन कटिंग हुई है तो इस पर हम एक वैक्स पैटर्न बना लेंगे। जिस तरीके का हमें क्राउन चाहिए होगा उसको कार्व करके हम एक वैक्स पैटर्न बना लेंगे, जिस तरीके का भी हमें क्राउन चाहिए होगा। उसके बाद उसको हम उस पे हम 45 एंगल पे एक स्क्रू लगा लेंगे इस तरीके से, जो कि थिकेस्ट पार्ट पे होगा और 45 एंगल पे होगा। ये वीडियो में पिक्चर में सीधा लग रहा है पर ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। वही है, अ वैक्स पैटर्न ऑफ द प्रोसेस इज बिल्ड ऑन द लेबोरेटरी इन डायरेक्ट डाई बाय द कार्विंग द वैक्स टू द एग्जैक्ट डायमेंशन। जिस तरीके का हमें क्राउन चाहिए। द वैक्स पैटर्न इज देन रिमूव फ्रॉम द डाई एंड प्लेस्ड इन द कास्टिंग रिंग टू बी फिल्ड विद द इन्वेस्टमेंट मटीरियल। उसके बाद हम ये स्ट्रक्चर निकाल लेंगे और फिर इसको हम एक रिंग में हम प्लेस कर देंगे, जिसमें कि क्रूसिबल फॉर्मर और इसमें कि मान लिए क्रूसिबल फॉर्मर और रिजर्वॉयर लगा हुआ है। जिस तरीके का ये है, ये एक रिंग है, इसमें क्रूसिबल फॉर्मर और रिजर्वॉयर लगा हुआ है और उसी के ऊपर हम अटैच कर देंगे वैक्स पैटर्न, जो कि ये हमने बनाया है। तो मान लिया ये है, उसके अंदर ये अटैच है, ये क्रूसिबल फॉर्मर और ये रिजर्वॉयर, उसके ऊपर हमने ये वैक्स पैटर्न लगा दिया। ये थोड़ा सा वीडियो पास में है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गया। उसके ऊपर हमने एक रिंग लगा दी। अब ये स्ट्रक्चर जब बन गया तो उसके ऊपर हम ये रिंग से ढक देंगे। इस रिंग से ढकने के बाद इसमें हम इन्वेस्टमेंट मटेरियल डाल देंगे, जो भी होगा। तो उस कहने का मतलब ये है, इसको हम ढक देते हैं और उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट मटेरियल फिल कर देते हैं। उसके बाद इसको फर्नेस में हम डाल देते हैं। फर्नेस में डालने के बाद एक सेट टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो जितना भी वैक्स है ये पिघल जाता है और अंदर हमें एक कैविटी की तरह स्ट्रक्चर मिल जाता है। यही आगे लिखा हुआ है, द वैक्स पैटर्न इज देन रिमूव फ्रॉम द डाई एंड प्लेस्ड इन द कास्टिंग रिंग टू बी फिल्ड विद द इन्वेस्टमेंट मटेरियल। ठीक, आफ्टर द इन्वेस्टमेंट मटेरियल सेट, जब सेट हो जाएगा, द कास्टिंग रिंग इज हीटेड टू द मेल्ट एंड बर्न आउट ऑफ द वैक्स। उस रिंग को हम उसमें फर्नेस में डाल देंगे। उसके बाद जितना भी वैक्स हो ऑब्वियसली वो मेल्ट हो जाएगा और वहाँ पे अंदर एक कैविटी की तरह मिल जाएगी। द इन्वेस्टमेंट मटेरियल इन द कास्टिंग रिंग इज नाउ नेगेटिव ऑफ द फाइनल प्रोसेस। अब वो एक नेगेटिव रेप्लिका मिल गया, जिस भी तरीके का हमें क्राउन स्ट्रक्चर चाहिए। द नेगेटिव मोल्ड इज देन फिल्ड विद द मोल्टेन मेटल। अब ये फिल किया कैसे जाता है, जब हम इसको पलटेंगे, यानी कि हम एक पीछे का स्ट्रक्चर देखेंगे उठा के, हम जब पीछे का देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एरिया एक छोटा होता है, वहाँ पे मोल्टेन मेटल डाल देंगे, कोबाल्ट, क्रोमियम या गोल्ड, जिस भी तरीके का हमें क्राउन चाहिए। उसके बाद हम उसको दोबारा फर्नेस में डालते हैं और उसके बाद वो पिघल के कैविटी को फिल कर देता है और हम फिर बाहर ठंडा करते हैं, निकालते हैं फर्नेस से, ठंडा करते हैं और जिप्सम प्रोडक्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट जो हमने भरा उसको ब्रेक करते हैं, हमें क्राउन स्ट्रक्चर मिल जाता है। यस, उस क्राउन स्ट्रक्चर में ये रिजर्वॉयर और ये स्क्रू फॉर्मर अटैच होता है। उसके बाद हम उसको कट कर देते हैं।
मशीन से, यानी कि जो भी हमें मिलता है उसकी हमें फिनिशिंग और पॉलिशिंग करनी होती है। द इन्वेस्टमेंट मटेरियल इन द कास्टिंग रिंग इज नॉट नेगेटिव ऑफ द फाइनल प्रोसेस। द नेगेटिव मोल्ड इज देन फिल्ड विद द मोल्टेन मेटल। आफ्टर द मेटल कूल्स द इन्वेस्टमेंट इज फ्रैगमेंटेड एंड रिमूव ऑब्वियसली लीविंग द प्रोसेस। दिस इज द वेरी ब्रीफ description of the processes. In practice, there is a many fine details. The focus of this chapter is first to prepare the die suitable for the fabricating the wax pattern. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला काम हमें कौन सा करना है कि ऐसी कौन सी मटेरियल की डाई लें जो कि बहुत अच्छी सी रेप्लिका दे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रेप्लिका पहला ही स्टेप बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। टाइप 4 स्टोन जो है जिसका सेटिंग एक्सपेंशन होता है 0.1%, ये पहला क्वेश्चन। टाइप 2 प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर डाई इज द हेडिंग। टाइप 4 स्टोन है उसका होता है 0.3%। तो ये दो हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल गए। तो टाइप 4 जो जिप्सम डाई है उसका सेटिंग एक्सपेंशन भी कम है और उसका डिसएडवांटेज भी होता है। इट इज़ ससेप्टेबल टू एब्रेजन ड्यूरिंग द कार्विंग ऑफ द वैक्स पैटर्न। जब हम उस पर वैक्स पैटर्न बना रहे होते हैं या हम वैक्स पैटर्न को जब हम कार्व कर रहे होते हैं तो उस पर एब्रेजन्स आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो वैक्स पे भी आ जाएंगे और जब वैक्स पे आएंगे तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक में वो जिप्सम प्रोडक्ट पे भी इम्प्रेशन देंगे और इसके बाद हमारे क्राउन पे भी आएंगे। ये एक पूरा सीक्वेंस होता है, इसीलिए हमें मास्टर डाई का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा लेना चाहिए। तो यूजुअली टाइप 4 लेंगे, ये एक बात हो गई। ठीक है, और ये डायग्राम तो एकदम अच्छे से याद कर लेना है, तो ये हम बना लेते हैं। जब भी कोई भी यहाँ पे हमने जो वैक्स पैटर्न का बनाया था वो वैक्स पैटर्न है, उसके बाद हमने यहाँ पे उसमें स्प्रू लगाया था। अब ये टेढ़ा क्यों है, क्योंकि हमने स्प्रू 45 एंगल पे लगाया था, लेकिन जब हम रिंग में रखेंगे इसको तो हम सीधा रखेंगे, इसलिए ये दांत जो है ना वो लटका हुआ आ जाता है, यूजुअली वो 45 एंगल पे आ जाता है। उसके बाद ये एक यहाँ पे रिजर्वॉयर होता है, रिजर्वॉयर क्रूसिबल फॉर्मर से अटैच होता है और ये नीचे एक कैविटी होती है जो कि छोटी होती है जिसमें कि वैक्स पैट वो जिसमें कि मेटल डाल देती। ये लाइनर हो गए, लाइनर के बाद ये रिंग हो गई। तो ए वैक्स पैटर्न, बी स्प्रू फॉर्मर, सी रिजर्वॉयर, डी क्रूसिबल फॉर्मर, ई लाइनर, एफ रिंग। ठीक, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन नंबर 3, जो टॉप एरिया है और जो वैक्स पैटर्न का एंड है उसके बीच में 6 mm का डिफरेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये आगे पढ़ेंगे। तो ये कितना डिफरेंस होना चाहिए, दैट इज़ 6 mm। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बाकी यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ अब यहाँ पे देख लेते हैं वैक्स पैटर्न स्प्रू डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे है द प्रोवाइड अ पाथवे टू इग्नेट अ मोल्ड कैविटी ऑफ द मोल्डेड मेटल द वैक्स रेजिन पैटर्न नॉट सो इम्पॉर्टेंट दिस। After the wax pattern has been made, a sprue former base is attached to the sprued wax pattern. Investment ring is placed into the sprue former base and the investment slurry is vibrated into the ring to embed the wax pattern in the investments usually under vacuum. अच्छा, जितना भी ये सारा प्रोसेस है ये सब वैक्यूम अंडर वैक्यूम होना चाहिए ऑब्वियसली। तो okay, now next question is the diameter and the length of the sprue former. Diameter and length of sprue former एंड द पोजिशन ऑफ अटैचमेंट, टूथ पे कहाँ पे अटैच होनी चाहिए, इट्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड द साइज़ ऑफ द पैटर्न। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो कि कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं। तो डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द स्प्रू फॉर्मर एंड पोजीशन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्प्रू फॉर्मर, ये 3 बातें स्प्रू फॉर्मर की किस बात पर डिपेंड करती हैं। तो ये डिपेंड करती है टाइप एंड साइज़ ऑफ द पैटर्न, कैसा साइज़ है और किस टाइप का ये है, मोटा है या पतला है या पोस्टीरियर का है या इंटीरियर का है। तो इट डिपेंड्स अपॉन, इनकी 3 बातें वैक्स पैटर्न की 2 बातों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बना 4th क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है वैक्स पैटर्न रिमूवल। अ स्प्रू फॉर्मर शुड बी अटैच टू द वैक्स पैटर्न विद द पैटर्न ऑन द मास्टर डाई प्रोवाइडेड द पैटर्न कैन बी रिमूव डायरेक्टली इन द लाइन विद इट्स पाथ ऑफ द विड्रॉल फ्रॉम द डाई। ऑब्वियसली जैसे कि हमने स्प्रू फॉर्मर लगा दिया है, यानी कि हमने स्प्रू लगा दिया
और हमने वैक्स बनाया, इस पे हमने वैक्स पैटर्न बनाया, उसके बाद हमने इस पे स्प्रू लगा दिया। अब इसमें जब हम निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टूट जाए या हम इसको ऐसे हिला डुला के निकाल रहे हैं। यही एक बात उन्होंने बताई है कि बहुत ईजी विड्रॉल होना चाहिए, दैट्स इट। स्प्रू का डायमीटर कितना होना चाहिए? सेलेक्ट स्प्रू फॉर्मर विद अ डायमीटर दैट इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज ऑफ द थिकनेस ऑफ द वैक्स पैटर्न। जितना ही वैक्स पैटर्न मोटा होना चाहिए, स्प्रू फॉर्मर भी ऑब्वियसली यही बता रहे हैं कि उतना ही मोटा होना चाहिए। इफ द पैटर्न इज स्मॉल एंड द स्प्रू फॉर्मर मस्ट ऑल्सो बी स्मॉल बिकॉज अटैचिंग एज अ लार्ज स्प्रू फॉर्मर इन अ थिन डेलिकेट पैटर्न कुड कॉज द डिस्टॉर्शन। अगर इन दोनों के साइज में वेरिएशन होगा तो डिस्टॉर्शन के चांस हो सकते हैं, ठीक है। सक बैक पोरोसिटी के चांसेस हो सकते हैं, लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी, और उसी का एक सब टाइप है सक बैक पोरोसिटी। नेक्स्ट है स्प्रू पोजीशन एंड अटैचमेंट। द स्प्रू फॉर्मर कनेक्शन टू द वैक्स पैटर्न इज जनरली फ्लेयर्ड फॉर द हायर डेंसिटी गोल्ड अलॉय बट ऑफन रिस्ट्रिक्टेड फॉर द लोअर डेंसिटी अलॉय। ये अलॉय पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके का स्प्रू फॉर्मर की पोजीशन होनी चाहिए। फ्लेयरिंग ऑफ द स्प्रू फॉर्मर में एक्ट इन मच ऑफ द सेम वे एज अ रिजर्वॉयर, स्मूथिंग द एंट्री ऑफ द फ्लूइड अलॉय इनटू द पैटर्न एरिया ऑफ द लेस टर्बुलेंस। मतलब कि स्प्रू का पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि जब भी मटेरियल मेल्ट होके जाएगा तो किसी भी तरीके का टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, इक्वल साइज़ का होना चाहिए, थोड़ा फ्लेयर होना चाहिए जिससे कि मेटल ईजिली फ्लो होके चला जाए। डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी ज़्यादा है। पैटर्न स्प्रूड एट द 45 एंगल द अप्रॉक्सीमेट एरिया द सेटिस्फैक्ट्री कास्टिंग इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे बनता है क्वेश्चन नंबर 5 कि कितने पे होना चाहिए, तो दैट शुड बी ऑन 45 एंगल। 5th क्वेश्चन ये बना, ठीक है। अब आता है इन्वेस्टमेंट मटेरियल की, जो हमने एक रिंग प्रिपेयर कर ली थी वैक्स पैटर्न लगा के, जो एक सेटअप कर लिया था, उसके बाद हमने उसको इन्वेस्टमेंट मटेरियल से भर दिया था। अब वो इन्वेस्टमेंट मटेरियल की बात अब उस इन्वेस्टमेंट मटेरियल की बात करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मटेरियल में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल। इसमें देख लेते हैं क्या है। द मेथड फॉर मेकिंग द मोल्ड मस्ट बी रिफ्रैक्टरी एंड क्या थर्मली स्टेबल सो दैट इट कैन विदस्टैंड एक्सपोजर टू द हाई टेम्परेचर। ऑब्वियसली वो हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो उसको होल्ड करने की वो सारी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, ठीक है। जनरली टू टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट जिप्सम बॉन्डेड एंड द फॉस्फेट बॉन्डेड आर एम्प्लॉयड डिपेंडिंग अपॉन द मेल्टिंग रेंज ऑफ द अलॉय to be cast. A third type of the ethyl silicate bonded investment which is used principally for the casting of the removable partial denture made from the base metal। अच्छा, कोबाल्ट क्रोमियम एंड निकल बेस्ड अलॉय का जो हम RPD बनाते हैं तो RPD के लिए एथिल सिलिकेट ही यूजुअली यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिकॉज द थर्मल कंट्रैक्शन coefficient of the alloy are higher than that of the investment mold, the dimension of the process must go room temperature with small dimension, the casting depth, ये casting shrinkage, ये आगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन है इसमें। तो सबसे अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि भर भर के क्वेश्चन आते हैं और जो कि सॉल्व करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आप पढ़ते हैं जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट। द जिप्सम बेस्ड मटीरियल रिप्रेजेंट द टाइप ट्रेडिशनली यूज फॉर द कास्टिंग गोल्ड अलॉयज। अच्छा, गोल्ड अलॉय को कास्ट करने के लिए यूजुअली बनाए जाते हैं। दे आर 2 क्लासिफिकेशन बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दिस टाइप 1 यूज फॉर द कास्टिंग इनले, ऑनले, क्राउन्स एंड अदर फिक्स प्रोसेस, एंड टाइप 2 यूज फॉर द रिमूवल पार्शियल टेंचर फ्रेगवर्क। अच्छा, इसमें भी क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 है, टाइप 2। टाइप 1 जो इन्वेस्टमेंट जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटीरियल होता है वो इनले, ऑनले और क्राउन के लिए होता है। टाइप 2 जो होता है वो RPDs के लिए होता है। अब इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कॉम्पोजिशन। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट्स आर अल्फा हेमीहाइड्रेट। तो सबसे पहले आता है अल्फा हेमीहाइड्रेट एज ए बाइंडर एंड पॉलीमॉर्फ्स ऑफ द सिलिका एज ए फिलर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स आर द मॉडिफायर्स। तो इनके 3 इंग्रेडिएंट्स हमें मिले इसके कॉम्पोजिशन में। पहला हो जाता है बाइंडर, तीसरा हो जाता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल, दूसरा होता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल और तीसरा होता है मॉडिफायर, ठीक है। तो बाइंडर में सबसे पहले आता है
अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे बस अभी तो याद रहेगा, हो सकता है आगे ना याद रहे कि बाइंडर में बीटा हेमीहाइड्रेट नहीं होता है, बाइंडर में अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट होता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल में सिलिका इसका बेस मटेरियल होता है, लेकिन इसके 2 एलोट्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबलाइट। और इनके मॉडिफायर्स में होते हैं सोडियम क्लोराइड और शायद दूसरा होता है बोरिक एसिड, ये आगे मिल जाएगा। तो कॉम्पोजिशन में 3 चीज़ें आती हैं, बाइंडर, रिफ्रैक्टरी मटेरियल एंड मॉडिफायर्स। ये होते हैं सबसे ज़्यादा शायद 30%, ये होते हैं 15% और ये होते हैं 15%। तो ये हो गया 6 3 9। और कुछ इसमें रिटार्डर्स भी यूज़ किए जाते हैं, वो कैल्शियम होता है यूजुअली। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इसके कॉम्पोजिशन क्या क्या होते हैं और इसके कॉम्पोजिशन में इसमें बाइंडर क्या क्या होते हैं और इसमें रिफ्रैक्टिव मटेरियल क्या क्या होते हैं। तो बाइंडर होल्ड्स द फिलर टुगेदर टू प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, तो बाइंडर यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बाइंडर यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, बाइंडर प्रोवाइड करता है। व्हेन द बाइंडर इज हीटेड एट अ टेम्परेचर सफिशिएंटली हाई टू कंप्लीट द डिहाइड्रेट एंड द इन्वेस्टमेंट, इट श्रिंक्स कंसिडरेबली। तो सबसे पहले जो जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सबसे पहले श्रिंक करते हैं, जब वो गर्म किए जाते हैं, जब वो हीट करते हैं तो सबसे पहले वो श्रिंक करते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, it shrinks considerably and occasionally fractures as a figure 14.4 shows with the temperature raised 200 से 400 डिग्री पर जब टेम्परेचर बढ़ता है it dehydrates, ऑब्वियसली डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी सारा उड़ जाता है एंड श्रिंक करते हैं। अ स्लाइट एक्सपेंशन अगर बिटवीन द 400 से 700 डिग्री सेल्सियस पे वो फिर एक्सपैंड करते हैं। तो यानी कि 200 से 400 डिग्री सेल्सियस पे वो श्रिंक किए, अब एक्सपैंड करेंगे 400 से 700 डिग्री सेल्सियस पर वो तो श्रिंक करने के बाद एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड अकर्स बिटवीन 700 एंड लार्ज कॉन्ट्रैक्शन देन प्लेसेस हायर टेम्परेचर। अब 700 से ज़्यादा जाता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर 700 से ज़्यादा जाता है, मोर देन 700 डिग्री, तब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, यानी कि सिवियर श्रिंकेज। तो सबसे पहले मटेरियल श्रिंक किया, फिर एक्सपैंड किया, उसके बाद फिर अगेन सिवियर कॉन्ट्रैक्शन और फ्रैक्चर के भी चांसेस होते हैं। ये सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी तक ही यहीं पे आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। कौन से बाइंडर होते हैं, कौन से रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स होते हैं, कौन से मॉडिफायर्स होते हैं, मटेरियल जब गर्म होता है यानी कि जिप्सम बॉन्डेड मटेरियल गर्म होता है तो क्या क्या होता है, उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक, अब इसे फिर से पढ़ते हैं यहाँ तक। द इंग्रेडिएंट ऑफ द जिप्सम बेस्ड इन्वेस्टमेंट आर द alpha hemihydrate of the gypsum as a binder, polymorph of the silica as a filler, polymorph कौन से, quartz and cristobalite, and other ingredients are the modifiers। ये 3 हो गए इनके ingredients। The binder holds the filler together and provide an investment strength, बन देता है when the binder is heated to a temperature sufficiently high or completely dehydrated investment, it shrinks considerably first and occasionally fractures। जैसे कि इसमें दिखाया गया है इस डायग्राम में कि पहले मटेरियल जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले मटेरियल श्रिंक हो रहा है, फिर एक्सपैंड हो रहा है, उसके बाद सीवियर श्रिंकेज हो रहा है। ठीक है, अ स्लाइट एक्सपेंशन कहना अगर 400 से 700 डिग्री सेल्सियस पे एंड लार्ज कॉन्ट्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस अ हायर टेम्परेचर पे एंड कॉज्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम सल्फेट, देन इट इज़ इम्परेटिव दैट द जिप्सम इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन, इसीलिए 700 से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। टू कॉम्पनसेट फॉर द इनहेरेंट कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड विद द जिप्सम एंड द कास्टिंग श्रिंकेज, पॉलीमॉर्फ ऑफ द सिलिका आर द इनकॉर्पोरेट टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन ना हो इसके लिए सिलिका यूज़ किया जाता है।
प्लास्टिक सिलिका जो कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल था वो यूज़ किया जाता है इस सिवियर कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए। सिलिका एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 4 पॉलीमर्स, क्वार्ट्ज, tridimide, cristobalite and the fused quartz. When the quartz, tridimide and cristobalite are heated, the change in the crystallite form occurs in the transition of the temperature characterized by the each polymorph of the silica. This crystallization transition is called as inversion. यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब ये जो सिलिका है, सिलिका जब ये गर्म होता है तो ये अल्फ़ा फॉर्म से बीटा फॉर्म में आ जाता है। अल्फ़ा जो कि ये अनस्टेबल फॉर्म है और ये स्टेबल फॉर्म है। उसके बाद जब फर्नेस में गया, फर्नेस में जाने के बाद अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट श्रिंक होता है। इस श्रिंकेज को रोकने के लिए सिलिका यूज़ किया जाता है जो कि एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। अब ये श्रिंकेज को रोकता कैसे है? जब ये गर्म होता है फर्नेस में जाके तो अल्फ़ा से बीटा में जाता है। दिस इज़ चेंज इन द फेज, दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। दिस ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्स अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट नॉट टू श्रिंक। कैसे, ये इसमें देखते हैं। सिलिका एग्जिस्ट इन, ये था, दिस क्रिस्टलाइजेशन ट्रांजिशन इज कॉल्ड एन इन्वर्जन। ईच क्रिस्टलाइन ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, जब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे जाता है सिलिका तो अल्फ़ा फेज से बीटा फेज में चला जाता है। इज एक्म्पनीड बाय द लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसमें लीनियर एक्सपेंशन होता है। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है कि ये एक स्ट्रक्चर है, अंदर कैविटी बनी हुई है दांत की। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये एक्सपेंशन होता है रिंग लाइनर की तरफ, टूथ की तरफ नहीं होगा। अगर टूथ की तरफ होगा तो कैविटी छोटी हो जाएगी। लीनियर एक्सपेंशन करता है। दिस क्रिस्टलाइन ट्रांजिशन इज कॉल्ड एन इन्वर्जन। ईच क्रिस्टलाइन ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर इज accompanied by a linear expansion. For example, the inversion completed at the 573 डिग्री सेल्सियस फॉर क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के लिए 553 पे 73 पे जाता है। 200 से 270 क्रिस्टोबलाइट के लिए है। 117 से 163 होता है ट्राइमाइडाइड के लिए। इन सब का टेम्परेचर अलग अलग है। इस टेम्परेचर पे ये सारे अल्फ़ा से बीटा फॉर्म में चेंज होते हैं जो कि लीनियर एक्सपेंशन कराते हैं। इन पाउडर्ड फॉर्म द इन्वर्जन्स occur over a temperature range rather than instantaneously at a specific temperature by the quantity. The thermal expansion shown in the figure, quartz and cristobalite are the particular dental interest. अच्छा, जो सिलिका के जो पॉलीमॉर्फ्स थे 4, जिसमें कि क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबलाइट ही यूज़ किया जाता है एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल। तो इस तरीके से वो अल्फ़ा से बीटा फॉर्म में चेंज होता है और लीनियर एक्सपेंशन कराता है। अब एक चीज़ जो उसकी कॉम्पोजिशन की एक चीज़ है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करा रही, दूसरी चीज़ है जो कि एक्सपेंशन करा रही है, तो उस मटेरियल वो कॉम्पनसेट हो जाता है, ना ही ज़्यादा श्रिंक होता है ना ही ज़्यादा एक्सपैंड होता है। ठीक है, गर्म होने पे। इन एडिशन सिलिका सर्टेन मॉडिफाइंग एजेंट, कलरिंग मैटर्स एंड द रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन एंड द पाउडर्ड कॉपर। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है 6 कि कार्बन एंड पाउडर्ड कॉपर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। आई प्रेजेंट द रिड्यूसिंग एजेंट आर यूज टू प्रोवाइड द नॉन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर इन द मोल्ड व्हेन अ गोल्ड एलॉय इज इन द कास्ट। सम ऑफ द मॉडिफायर्स आर नॉट ओनली रेगुलेट द सेटिंग एक्सपेंशन। सेटिंग एक्सपेंशन का मतलब है कि जब इन्वेस्टमेंट सेट होता है तो वो एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड क्यों करते हैं? तो अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट जो कि बाइंडर होता है वो एक्सपेंशन करता है गर्म होने पे। ये उसकी नेचुरल क्वालिटी है जो कि हमने पहले पढ़ी थी। रेगुलेट द सेटिंग एक्सपेंशन एंड द सेटिंग टाइम बट ऑल्सो प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द श्रिंकेज ऑफ द जिप्सम व्हेन इट इज़ हीटेड अबव द 300 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस श्रिंकेज को भी सिलिका रोकता है। इन सम इंस्टेंसेस अ मॉडिफायर्स आर नीडेड टू रेगुलेट द सेटिंग टाइम एंड सेटिंग एक्सपेंशन एज डिस्क्राइब द डेंटल स्टोन। तो बेसिकली इसमें
स्ट्रक्चर में अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट होता है जो कि 200 से 400 पे श्रिंक करता है, 400 से 700 पे एक्सपैंड करता है, 700 पे जब ऊपर जाते हैं तो सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, अब जब ये श्रिंक कर रहा है, ठीक है, तो उस श्रिंकेज को रोकने के लिए कि बहुत ज़्यादा श्रिंक करेगा तो कैविटी और बढ़ जाएगी, तो वो ना हो इसकी वजह से सिलिका यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि उस मटेरियल को एक्सपैंड कर देता है। तो इस तरीके से जिप्सम बॉन्डेड मेंटेन रहता है। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सेटिंग एक्सपेंशन। अब सेटिंग एक्सपेंशन यानी कि मटेरियल जब सेट हो रहा है तो वो थोड़ा एक्सपैंड करता है अपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। तो टिपिकली द सेटिंग एक्सपेंशन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज़ कंट्रोल बाय द रिटार्डर्स एंड एक्सेलरेटर्स, जो कि मैन्युफैक्चरर बना के हमें पैकेट में मिलता है फॉर जिप्सम। द एक्सोथर्मिक हीट ऑफ द जिप्सम सेटिंग कैन रिजल्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ द वैक्स पैटर्न को एक्सपैंड कर सकता है अपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन से या एक्सोथर्मिक हीट से, यानी कि जो वैक्स पैटर्न जो अंदर बना हुआ है जो कि बाद में उड़ जाएगा और हमें एक कैविटी मिल जाएगी लॉस्ट फैक्ट टेक्निक में। तो वो वैक्स पैटर्न जब ये जिप्सम प्रोडक्ट यानी कि जब ये जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट सेट होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो उस वैक्स पैटर्न को पिघला भी सकता है, जिससे कि कैविटी में डिस्टॉर्शन आ सकता है। तो यही बता रहे हैं इनमें, द एक्सोथर्मिक हीट ऑफ द जिप्सम सेटिंग कैन रिजल्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ द वैक्स पैटर्न बिफोर द इन्वेस्टमेंट सेट, इन्फ्लुएंसिंग द इफेक्टिव सेटिंग एक्सपेंशन। तो इफेक्टिव सेटिंग एक्सपेंशन कौन सी होती है? इफेक्टिव सेटिंग एक्सपेंशन का मतलब है कि जब वो गर्म होके एक्सपैंड करेगा, तो अब पहले से ही एक्सपैंड हो रहा है, गर्म करके और एक्सपैंड करेगा तो कैविटी एक्सपैंड हो जाएगी या कैविटी श्रिंक हो जाएगी, यानी कि कैविटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी क्योंकि वैक्स डिस्टॉर्ट हो गया। तो यही पे आगे बताया गया है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वैक्स पैटर्न, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए, मीडियम वैक्स पैटर्न होना चाहिए। द एक्सपेंशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेक और द डिस्टॉर्शन ऑफ द वैक्स पैटर्न कंसिडर। एक एमओडी रेस्टोरेशन का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक एमओडी रेस्टोरेशन का है, यानी कि इनले और ऑनले हम बना रहे हैं, ठीक है। एक एमओडी कैविटी बनाई, हमने उसका नाप लिया, उसके बाद हमने वैक्स पैटर्न बनाया, उस वैक्स पैटर्न पे हमने स्क्रू लगाया और रिजर्वॉयर पे रखा, इन्वेस्टमेंट से हमने भर दिया। इन्वेस्टमेंट से हमने भरने के बाद वहाँ पे उसमें फर्नेस में डाल दिया। तो यही बोल रहे हैं कि एक एमओडी रेस्टोरेशन फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इनसाइड द एमओडी कैन फोर्स द प्रॉक्सिमल वॉल। जब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे बोला जाएगा, force the proximal wall outwards as it sets. If the pattern has a thin wall, the effective setting expansion is somewhat greater than that of the। यही कहने का मतलब है कि अगर पतला होगा वैक्स पैटर्न तो जो सेटिंग एक्सपेंशन है वो और ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, सेटिंग एक्सपेंशन तो उतना ही रहेगा, कैविटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यानी कि जो हमें जो क्राउन बन के आएगा या हमें जो इनले ऑनले बन के आएगा वो उस साइज़ का ऑब्वियसली नहीं बनाएगा। तो इस सेटिंग एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए ही हमें इनले ऑनले बनाना होता है। ऑब्वियसली लैब में इस तरीके का कोई काम नहीं होता है, ये पैकेट जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरर बना के देता है, हमें बस उसे लैब में यूज़ करना होता है, हमें कोई भी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना होता है। लेकिन हमारे बुक में है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये टेक्निक भी हमें पढ़नी चाहिए, ठीक। जो कुछ भी बुक में है तो हमें वो पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। वो सारा मैन्युफैक्चरर एक पैकेट बना के देते हैं, हमें सिर्फ लैब में उसको भर देना होता है, फर्नेस में डाल देना होता है, ठीक है। अब क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन क्या होता है? द हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन मे बी 6 or more times greater than the normal setting expansion। तो नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन है, नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन मतलब कि जब मटेरियल सेट हो रहा है तब थोड़ा एक्सपैंड कर रहा है, जब मटेरियल हीट हो रहा है तब भी थोड़ा एक्सपैंड कर रहा है, तो ये हो गया नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन। अब हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन क्या होता है? वो 5 से 6 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन से। Hygroscopic setting expansion. If greater setting expansion is needed, there are many factors in the control of the hygroscopic expansion. The magnitude of hygroscopic setting expansion is generally proportional to the silica content। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन जो है वो सिलिका कंटेंट पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सिलिका कंटेंट और क्या कराता है, यानी कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या कराता है, ये कंट्रोल करता है हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन को,
ठीक है, तो ये नोट्स भी बनाते चलना है जब भी आप पढ़ें। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन इज जनरली प्रोपोर्शनल टू द सिलिका कंटेंट, यानी कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल के सिलिका कंटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच बिकम्स ग्रेटर विद द फाइनर साइज ऑफ द सिलिका, यानी कि सिलिका कंटेंट पे भी डिपेंड करता है और उसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है। तो फाइनर साइज़ अगर है तो और अच्छा हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन होगा, और अच्छा अगर सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है तो और अच्छा हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है। Filler plays no role in hygroscopic expansion. It is an interface between the filler and the gypsum that allows the added water to diffuse to increase expansion. As discussed, the gypsum product, the higher the water powder ratio of the original investment water mixture, the less the hygroscopic expansion. अच्छा, as mixing time is reduced, the hygroscopic setting expansion is decreased. अच्छा, older the investment, the lower the setting expansion. Greater amount of the hygroscopic setting expansion is observed if the immersion takes place before this initial set. Longer the immersion of the investment in the water bath is delayed beyond the setting of the initial set of the investment, lower the hygroscopic expansion. The effect of this. अब इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन क्या बता रहा है। ये है हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन, ये 5 से 6 गुना ज़्यादा होता है नॉर्मल सेटिंग एक्सपेंशन पर, और ये होता कब है? जब पूरी रिंग वाटर के कांटेक्ट में आती है, हीटेड वाटर के कांटेक्ट में आती है। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हायर द वाटर पाउडर रेशियो, लेस द हाइग्रोस्कोपिक। ठीक, तो इसके ज़्यादा होने के लिए वाटर पाउडर रेशियो कम होना चाहिए। ठीक है, वाटर पाउडर रेशियो कम होगा, थिक मिक्स बनेगा। थिक मिक्स बनेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा होगी, हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरी बात, ये हो गई पहली बात, लेस द हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, एज द मिक्सिंग टाइम इज़ रिड्यूस, एक्सपेंशन कम हो जाएगा, यानी कि मिक्सिंग टाइम हमें बढ़ा देना है। मिक्सिंग टाइम बढ़ा देना, यही तो बोल रहा है ना। मिक्सिंग टाइम कम हुआ, हाइग्रोस्कोपिंग कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इंक्रीज़ करें, कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं? तो मिक्सिंग टाइम हमने बढ़ाया, मिक्सिंग टाइम बढ़ाया, फाइनर पार्टिकल्स हुए, स्मूथ मिक्स हुआ, तो हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन बढ़ जाएगा। हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है ना, सिलिका स्मूथ होना चाहिए। यहाँ पे हो गई दूसरी बात, मिक्सिंग टाइम रिड्यूस्ड। ठीक, ओल्डर द इन्वेस्टमेंट, हाइग्रोस्कोपिक कम। ऑब्वियसली जितना पुराना मटेरियल होता जाएगा उसकी एक्सपायरी डेट और बढ़ती चली जाएगी, तो हाइग्रोस्कोपिक ख़राब हो जाएगा, तो हमें फ्रेश मटेरियल यूज़ करना चाहिए। ग्रेटर अमाउंट ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द इमर्शन टेक्स प्लेस बिफोर द इनिशियल सेट। ठीक है, अब ज़्यादा हमें हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन चाहिए, जिसकी वजह से इनिशियल सेट होने से पहले ही हमें उस पूरी रिंग को वाटर के कांटेक्ट में ला देना है। लॉन्गर द इमर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द वाटर बाथ डिलेड द बियॉन्ड द टाइम ऑफ द इनिशियल सेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा देर तक के लिए हमें नहीं रखना चाहिए, साफ सीधी बात। लोअर द, ठीक, द इफेक्ट ऑफ द वाटर पाउडर रेशियो, मिक्सिंग एंड शेल्फ लाइफ ऑफ द मैक्सिमम hygroscopic setting expansion are illustrated in the figure related to the amount of the water added during setting। ठीक, अब इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें हमने इसमें एक मिक्स है, उसमें वाटर ऐड किया तो लीनियर एक्सपेंशन बढ़ रहा है। हम वाटर ऐड करते जा रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, वाटर ऐड करते जा रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है।
एक टाइम पे ये सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट होने के बाद, इनिशियल सेट होने के बाद हम कितना भी वाटर ऐड करें, एवरेज मिक्स ही रहेगा, ठीक है। कितना भी हम वाटर ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना भी हम वाटर ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना भी हम वाटर ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनिशियल सेट होने से पहले हम कितना भी हम वाटर ऐड करें तो हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन में कोई फ़र्क पड़ेगा। एक बार सेट होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, दैट्स इट। अब इसमें पढ़ते हैं। Thermal expansion. The effect of cristobalite compared with that of the quartz is demonstrated in the figure this. टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्मल एक्सपेंशन ऐसे बढ़ रहा है प्लास्टर प्लस क्वार्ट्ज का। अब अगर क्रिस्टोबलाइट है तो एक्सपेंशन इतना बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली क्रिस्टोबलाइट ज़्यादा अच्छा है। Because of the much greater expansion that occurs during the inversion of cristobalite, the normal contraction of the gypsum during heating is readily eliminated. Okay? Furthermore, the expansion occurs in the lower temperature because of the lower inversion compared of the cristobalite comparison with that of the quartz. A reasonably good fit for the casting of the obtained when the gold alloy is the thermal expansion curve. The investment provide an idea for the polymer of the silica that is present. Can be a magnitude of the thermal expansion related to the amount of the solid material. तो thermal expansion जो भी solid present होता है कंटेंट सिलिका का, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि थर्मल एक्सपेंशन भी सिलिका पे डिपेंड करता है, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन भी सिलिका कंटेंट पे डिपेंडेंट है। दिस इफेक्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द कर्व शोन इन दिस एडिशन ऑफ the addition of the small amount of sodium, potassium and the lithium chloride to be investment eliminate the contraction caused by the gypsum and increase the expansion without the need for an excessive amount of the silica. अच्छा, तो सिलिका जो था वो कॉन्ट्रैक्शन को रोक रहा था, तो बहुत ज़्यादा सिलिका ना यूज़ करना पड़े, जिसकी वजह से हमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्लोराइड यूज़ कर लेना चाहिए टू एलिमिनेट द कॉन्ट्रैक्शन जो कि हीट होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था जिप्सम। यहाँ पे भी क्वेश्चन एक बनता है। अब स्ट्रेंथ क्या होती है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली मेजर्ड अंडर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द टाइप ऑफ द जिप्सम बाइंडर प्रेजेंट। ठीक, द यूज ऑफ द chemical modifier increases the strength because more the binder can used without a marked reduction in the thermal expansion. The strength of the investment is affected by the water powder ratio in the same manner as any other gypsum product. The more water employed during the mixing lower the compressive strength. After the investment has cooled the room temperature, its strength decreases considerably, presumably because of the fine crack that formed during cooling. अब यहाँ पे कह रहे हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट द बाइंडर। हाँ, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बाइंडर से ही हमें स्ट्रेंथ मिलती है। केमिकल कुछ मॉडिफायर्स भी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और कुछ खास नहीं है इसमें। तो स्ट्रेंथ किससे बढ़ती है? बाइंडर से। बाइंडर क्या होता है? अल्फा हेमीहाइड्रेट, नॉट बीटा हेमीहाइड्रेट। पोरोसिटी ऑफ सेट इन्वेस्टमेंट एज अ मोल्टेन मेटल एंटर्स टू मोल्ड अंडर द प्रेशर ड्यूरिंग द कास्टिंग द ट्रैप्ड एयर मस्ट बी फोर्स्ड आउट अहेड ऑफ द इनफ्लोइंग मेटल। ये बता रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे इसको पलट के उसमें डाल दिया था मेटल और वो मोल्ड होके अंदर जा रहा है, इससे पहले जब वो पिघल के अंदर जा रहा है तो वो जो कैविटी बनी हुई थी, मोल्ड जो बना, वहाँ पे जो भी एंट्रैप्ड एयर है वो निकल जानी चाहिए। तो इतना प्रेशर लगना चाहिए कि कैविटी फिल हो जाए और एट द सेम टाइम वहाँ पे जो भी एयर है एंट्रैप्ड
जो कि वैक्स पैटर्न के एवेपोरेट होने से वहाँ पे बनी थी, वो पूरी सेम टाइम पे हट जाए और मोल्टेन मेटल वहाँ पे चला जाए। ठीक, यही डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। एज द मोल्टेन मेटल एंटर्स द मोल्ड अंडर द प्रेशर ड्यूरिंग द कास्टिंग, द ट्रैप्ड एयर मस्ट बी फोर्स्ड आउट अहेड ऑफ द इनफ्लोइंग मेटल। इफ द एयर इज नॉट कम्प्लीटली एक्सपेल्ड, नहीं निकली, बैक प्रेशर बिल्ड और बैक प्रेशर पोरोसिटी बिल्ड। ठीक, अब वहाँ पे प्रिवेंट द मोल्टन एलॉय फ्रॉम द कम्प्लीटली फिलिंग द मोल्ड, पूरा कंप्लीट फिलिंग नहीं हो पाती। सिंपलेस्ट मेथड फॉर वेंडिंग द मोल्ड इज थ्रू द पोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक, पोरस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पोरस क्यों होना चाहिए? जिससे कि इंट्रैप्ड एयर जो है वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन का आंसर ये बनता है। Thus it's important at the end of the wax pattern that is nearest to the end of the investment ring not be covered by the more than 6 mm of the investment to allow the sufficient interconvenience of the porous network for the escape of the gas from the mold cavity during the filling of the। यही कहने का मतलब है यहाँ पे ये इतनी जगह खाली होनी चाहिए जिससे कि यहाँ से हवा निकल के यहाँ पे रह जाए और कैविटी में अच्छे से मेटल मोल्ड होके चला जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जिप्सम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब एमसीक्यू करेंगे तब भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें छूट जाएंगे कि वाटर एडेड डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। एक इसमें ये भी क्वेश्चन आया है कि जो इंट्रैप्ड एयर है और या जो इनकम्प्लीट कास्टिंग है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कास्टिंग उसमें लिखा हुआ है तो दैट्स ऑल अबाउट द बुक रीडिंग ऑफ द जिप्सम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। इसके 2 वीडियो और भी बनाए हुए हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और इसकी बुक रीडिंग भी हो गई है। होप इट्स क्लियर। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल डेंटिस्ट्री एट 11th Hour to boost your preparation. Thank you.